आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ हर तरफ बस एक अजीब सी रफ्तार है, एक अनजाना सा तनाव है। आइए बस कुछ पलों के लिए ठहर जाते हैं, अपने दिमाग से दुनिया भर की सारी फिक्र, सारी थकान और हर चिंता को एक तरफ उठाकर रख दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए यादों के एक ऐसे सफर पर जो सीधे आपके दिल के रास्ते से होकर गुजरता है। आज मैं आपको ले चल रही हूँ सोनप्रयाग की उन हंसी वादियों में, जहाँ अमलतास के पीले फूल आज भी किसी के आने की राह देखते हैं। यह कहानी मेरी या आपकी नहीं दोस्तों, बल्कि हम सबके अंदर छुपे उस मासूम दौर की है, जब पहली बार किसी को देखकर हमारी धड़कनें बेकाबू हो गई थी। जब पहली बार नजरें मिलने पर एक अजीब सी शर्म छा जाती थी। उस दिन रात बस उसी एक चेहरे को देख पाने की बेचैनी रहती थी। और जब पहली बार किसी का कोमल स्पर्श हमारे पूरे वजूद में एक मीठी सी सिहरन जगा देता था, तो आइए खुद को पूरी तरह शांत कर लीजिए। इस कहानी के हर शब्द को महसूस कीजिए और खो जाइए कबीर और श्रुति के पहले प्यार की इस बेहद मखमली दास्तान में, जहाँ वक्त भी थम गया था और दिल सिर्फ धड़कना जानता था। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो चलिए सुनते हैं अमलतास की छाँव और वो पहला स्पर्श। पहाड़ी कस्बे सोनप्रयाग में मार्च का महीना अजीब सी खुमारी लेकर आता था। ना ज़्यादा ठंड, न ज़्यादा गर्मी, बस एक मखमली सी धूप जो सीधे दिल में उतर जाती थी। इसी धूप के बीच कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी की संकरी गली में एक अमलतास का पेड़ था, जो इन दिनों पूले पीले फूलों से लदकर सोने की तरह चमक रहा था। श्रुति अपनी साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर रही थी। 22 साल की श्रुति, जिसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में हमेशा एक संकोच और होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान रहती थी। वह अक्सर अपने भाई की पुरानी किताबें बदलने या माँ के लिए बनाई बुनाई की पत्रिकाएं लेने उस लाइब्रेरी में आती थी। उस दिन हवा में कुछ अलग था। जैसे ही उसने लाइब्रेरी के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजे के ऊपर टंगी पीतल की छोटी सी घंटी टनटना उठी। उसी पल, ठीक उसी पल, काउंटर के पास एक खड़े एक लड़के ने पलटकर देखा। वह कबीर था, कबीर, जो शहर से अपने दादाजी के पास कुछ महीने बिताने आया था। चौड़े कंधे, बिखरे हुए घने बाल और आंखों में एक गहरी सी ठहराव वाली चमक। जैसे ही श्रुति के कदम अंदर बढ़े, उसकी नजरें सीधे कबीर की आंखों से जा टकराईं। वह कोई साधारण देखना नहीं था, वह एक ऐसा पल था जहाँ समय जैसे ठहर गया। श्रुति के पैर वहीं जम गए। उसने महसूस किया कि कबीर की गहरी भूरी आंखें सीधे उसकी आत्मा को पढ़ रही हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और श्रुति के गोरे गालों पर अचानक सिंदूरी आभा दौड़ गई। उसने फौरन अपनी नजरें झुका लीं और अपनी उंगलियों से दुपट्टे के कोने को मरोड़ने लगी। शर्म का वह पहला एहसास इतना गहरा था कि श्रुति को लगा कि उसकी सांसें उसकी छाती में ही अटक गई हैं। दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी आवाज़ पूरे शांत हॉल में गूंज जाएगी। कबीर के चेहरे पर भी एक धीमी सम्मोहक मुस्कान तैर गई थी। उसने आज तक इतनी सादगी और इस कदर शर्माती हुई लड़की नहीं देखी थी। वह पहली नज़र का मिलना, उस शांत दोपहर में दो अजनबियों के दिलों में एक ऐसा तूफान उठा गया जिसकी आहट से दोनों अभी अनजान थे। उस पहली मुलाकात के बाद जैसे दोनों के सुकून को पंख लग गए थे। श्रुति घर लौट आई, लेकिन उसका मन उसी अमलतास की छांव वाली गली में छूट गया था। रसोई में माँ के लिए चाय बनाते हुए उसने चीनी की जगह 2 बार पत्ती डाल दी। कहाँ खोई है श्रुति? आज चाय में इलायची डालना भूल गई? माँ ने टोकते हुए कहा। कहीं नहीं माँ, बस थोड़ा सिर भारी था, श्रुति ने बहाना बनाया। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे कबीर का वह पलटकर देखना और उसकी वो गहरी नजरें याद आ जाती। क्या यही वह एहसास था जिसके बारे में उसने उपन्यासों में पढ़ा था? एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे न बैठने दे रही थी न सोने। उधर कबीर का हाल भी जुदा था। वह शाम को कस्बे की नदी के किनारे घंटों बैठा रहता,
कंकड़ पानी में फेंकता और हर लहर में उसे श्रुति का वह शर्माकर पलकें झुका लेना याद आता। उसे श्रुति का नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसे पा लेने की, उससे बात करने की बेचैनी उसके अंदर एक मीठा सा दर्द पैदा कर रही थी। वह कल फिर आएगी क्या? कबीर खुद से पूछता। अगले दिन कबीर वक्त से पहले ही लाइब्रेरी पहुंच गया। उसने एक किताब उठाई और खिड़की के पास बैठ गया, जहाँ से गली का रास्ता साफ दिखता था। हर आती जाती साइकिल की घंटी पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता। घंटे बीतते जा रहे थे, लेकिन वह नहीं आई। कबीर की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। वह उठकर टहलने लगता, फिर बैठ जाता। तभी दोपहर के ठीक 3 बजे वही चिर परिचित पीली साइकिल आकर रुकी। कबीर की सांसें थम गई। श्रुति अंदर आई। आज उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़रें सबसे पहले उसी खिड़की की तरफ उठी। वहाँ कबीर बैठा था, सीधे उसी को देख रहा था। श्रुति ने फिर शर्माकर अपनी पलकें मूंद ली, लेकिन इस बार उसने अपनी मुस्कान को पूरी तरह नहीं छुपाया। उसके होठों के कोने जरा से फड़के। कबीर का दिल जैसे किसी संगीत की धुन पर नाच उठा। वह अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे उस शेल्फ की तरफ बढ़ा, जहाँ श्रुति किताबें ढूंढने का नाटक कर रही थी। शेल्फ के पीछे दोनों खड़े थे। बीच में सिर्फ किताबों की एक पतली सी कतार थी। हवा में पुरानी किताबों की महक और दोनों की सांसों की गर्मी घुली हुई थी। सुनिए, कबीर की आवाज़ बेहद धीमी और मखमली थी, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। श्रुति का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने किताब से नजरें हटाकर कबीर को देखा। दोनों के बीच बमुश्किल 1 फीट की दूरी थी। कबीर को इतना करीब देखकर श्रुति की पलकें थरथराने लगी। आप मुझसे कह रहे हैं? श्रुति ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि कबीर को उसे सुनने के लिए थोड़ा और आगे झुकना पड़ा। हाँ, मैं कल भी यहीं था, आप नहीं आई, कबीर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसमें एक अजीब सा हक था, एक ऐसी शिकायत जो सिर्फ चाहने वाले ही कर सकते हैं। श्रुति के चेहरे पर फिर वही गुलाबी शर्म छा गई। उसने अपनी उंगलियों से किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, मुझे मुझे घर पर कुछ काम था। मेरा नाम कबीर है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्रुति ने कबीर के बढ़े हुए हाथ को देखा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। उसने हिचकिचाते हुए अपना छोटा कोमल हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छुईं, मानो एक मध्यम सा करंट दोनों के जिस्म में होता हुआ सीधे रूह में उतर गया। वह उनका पहला स्पर्श था। वह कोई साधारण हाथ मिलाना नहीं था। कबीर की उंगलियों की गर्माहट ने श्रुति के ठंडे पड़ रहे हाथों को एक अजीब सी राहत दी। कबीर ने उसकी उंगलियों को बेहद संभल कर, जैसे कोई नाजुक कांच का खिलौना हो, हल्के से भींचा। श्रुति के पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जैसे वह उस स्पर्श की गहराई को सहन कर पा रही हो। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह बिना कुछ कहे अपनी किताब वहीं छोड़कर लाइब्रेरी से बाहर भाग गई। कबीर वहीं खड़ा अपनी हथेलियों को देखता रहा, जहाँ अभी अभी श्रुति के स्पर्श की खुशबू बाकी थी। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उस इंसान के चेहरे पर आती है जिसे अपनी दुनिया मिल गई हो। उस स्पर्श के बाद श्रुति के लिए खुद को संभालना नामुमकिन हो गया था। घर आकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी उसी हथेली को अपने दिल से लगा लिया जिसे कबीर ने छुआ था। उसका पूरा वजूद जैसे महक रहा था। वह बिस्तर पर लेटती तो करवटें बदलती रहती। दिल की धड़कन थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या कबीर भी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा? क्या उसे भी उस स्पर्श ने इस कदर बेचैन किया होगा? 4 दिन बीत गए। श्रुति डर और शर्म के मारे लाइब्रेरी नहीं गई, लेकिन इन 4 दिनों में उसकी जो हालत हुई वह किसी सजा से कम नहीं थी। उसे हर चेहरे में कबीर दिखने लगा था। हवा की हर ससराहट में उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। एक अजीब सी तड़प, एक अनजानी सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वह कबीर को एक बार नहीं देखेगी तो उसका दम निकल जाएगा। उधर कबीर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह रोज लाइब्रेरी के चक्कर काटता। उसने उस पीली साइकिल को पूरे कस्बे में ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। कबीर को लगने लगा था कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी
शायद श्रुति को उसका छूना बुरा लगा। इस आत्मग्लानि और उसे खो देने के डर ने कबीर की रातों की नींद उड़ा दी थी। 5वें दिन जब शाम ढल रही थी और आसमान का रंग गहरा सिंदूरी हो रहा था, कबीर थका हारा नदी के पुराने लकड़ी के पुल पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। कबीर ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कबीर, एक बेहद सुरीली कांपती हुई आवाज़ हवा के झोंके के साथ तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। कबीर ने झटके से आंखें खोली और पीछे मुड़ा। सामने सुरती खड़ी थी। वह हाँफ रही थी, जैसे बहुत दूर से भागती हुई आई हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में आंसुओं की एक पतली सी परत थी। वो आंसू सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पा लेने की बेचैनी से पैदा होते हैं। कबीर ने बिना एक पल गंवाए अपनी लंबी डग भरी और सीधे श्रुति के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कोई शब्द नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं थी, बस एक दूसरे को पा लेने का सुकून था जो शब्दों के परे होता है। तुम कहाँ चली गई थी? कबीर की आवाज़ में इस बार दर्द साफ था। श्रुति ने अपनी नज़रें उठाईं। इस बार उसने शर्माकर आंखें नहीं झुकाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा समर्पण था। मैं डर गई थी कबीर, इस दिल से डर गई थी जो तुम्हारे छूने के बाद से मेरे बस में नहीं रहा। कबीर का दिल भर आया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसकी उंगलियों ने श्रुति के गालों को छुआ। वह स्पर्श इतना कोमल, इतना पवित्र और इतना गहरा था कि श्रुति की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। कबीर के अंगूठे ने उसके गाल पर ठहरे एक आंसू की बूंद को सोख लिया। उस स्पर्श की गहराई में जैसे सदियों की प्यास बुझ रही थी। श्रुति ने महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी, सारा तनाव, सारी दुनिया की फिक्र उस एक छुअन में विलीन हो गई हो। कबीर ने धीरे से उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लिया और उन्हें अपने दिल पर रख लिया। सुनो, कबीर ने कहा। श्रुति ने महसूस किया कि कबीर का दिल भी उतनी ही तेजी से, उसी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे उसका अपना। दो जिस्म लेकिन एक ही धड़कन। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ श्रुति, उस पहली नज़र से भी पहले से, शायद तब से जब से मैंने इस दुनिया में प्यार का नाम सुना था। कबीर ने बेहद संजीदगी से कहा। श्रुति ने अपना सिर कबीर के चौड़े सीने पर टिका दिया। अमलतास के फूल हवा के झोंके से टूटकर उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे। नदी का पानी नीचे कल कल बह रहा था। उस शाम उस पुराने पुल पर दो युवा दिलों ने अपने पहले प्यार की मुकम्मल दास्तान लिख दी। एक ऐसी दास्तान मित्रों, जिसमें शर्म का पर्दा भी था, धड़कनों का शोर भी था और उस पहले स्पर्श की वो गहराई भी थी जो उम्र भर के लिए रूह का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी आज यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? यदि आपके दिल को कहानी ने छुआ हो तो मैं हर शाम 6 बजे नई कहानी पोस्ट करती हूँ। ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।